देवी और सज्जनों, आप सभी को वेदिका द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस प्रोग्राम में स्वागत है। इस सेशन में हम 13 जनवरी 2020 के हिंदू न्यूज़पेपर को देखने वाले हैं। आज का पहला आर्टिकल है इंडिया सेट टू एक्सीड क्लाइमेट टारगेट्स कह के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्लाइमेट एक्शन समिट जो सैटरडे के दिन, शनिवार के दिन ऑनलाइन में हुआ है, उसमें ये बात कही गई है। ये आर्टिकल का एनालिसिस हमें यूपीएससी एग्जाम के जीएस पेपर 3 एनवायरनमेंट सेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है। इस आर्टिकल को हम क्लाइमेट एक्शन समिट जो सैटरडे के दिन मनाया गया, वो 5th एनिवर्सरी ऑफ पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट का विषय पे किया गया था। तो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, जैसे कि हम सबको पता है, 2015 में 190 राष्ट्रों ने मिलके ग्लोबल क्लाइमेट टेम्परेचर को 2 डिग्री सेल्सियस तक लिमिट करने का उद्देश्य से, ऑब्जेक्टिव से उसे साइन किया था। इस पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को 2020 में अभी हम लोग यहाँ पे मना रहे हैं। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 में किया गया था। अगला कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 जो नवंबर 2021 में होने वाला है, उससे पहले ये सभी राष्ट्रों का एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग था। इसी संदर्भ में भारत के प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत 2005 के हिसाब से देखे तो 2020 में एमिशन इंटेंसिटी को 21% कम करने में सफल हुआ है। भारत की इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी अभी के लिए देखी जाए तो 2020 में 36 गीगावाट्स है और 2022 तक भारत इसे 175 गीगावाट्स की सक्सेस रेट दिखाने वाला है। और भारत ने इसी समय अपनी एम्बिशियस टारगेट 2030 तक 450 गीगावाट्स का अचीव करने का एक बात कहा है। इसी संदर्भ में भारत जैसे कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस और कोएलिशन ऑफ डिजास्टर रिलीफ का पायनियर बना हुआ है। जैसे कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जैसे हम सबको पता है कि ये एक 121 राष्ट्रों का अलायंस है जिसमें सनशाइन कंट्रीज को मिलाया गया है। जैसे कि हम सबको पता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में जो राष्ट्र है उसे हम सनशाइन कंट्रीज कहते हैं। जो राष्ट्र इन सनशाइन कंट्रीज के बाहर भी है वो भी इंटरनेशनल अलायंस के मेंबर बन सकते हैं और बाकी राष्ट्रों की तरह बेनिफिट्स भी पा सकते हैं, लेकिन उन्हें वोटिंग राइट्स नहीं रहते। ये बहुत मुख्य है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन में जो कंप्लीटली और पार्शली है उन्हें तो मेंबरशिप प्लस वोटिंग मिलता है, लेकिन जो इनसे बाहर है उन्हें मेंबरशिप और बेनिफिट्स मिलते हैं लेकिन वोटिंग राइट्स नहीं मिलते। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्य उद्देश्य एफिशिएंट कंजम्पशन ऑफ सोलर एनर्जी और फॉसिल फ्यूल्स पे डिपेंडेंस को कम करना है। जैसे कि हम सबको पता है, इस एग्रीमेंट को 2016 में मरक्केश में साइन किया गया था और कुल 200 राष्ट्र इसमें ज्वाइन हुए हैं। और एक महत्वपूर्ण कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस के बारे में भी बात किया जा रहा है। कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस भी भारत का ही एक इनिशिएटिव है जो 2019 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यूएन क्लाइमेट एक्शन समिट में जारी किया था। ये कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर एक इंटरनेशनल कोएलिशन है जहां पे यूनाइटेड नेशंस, मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस साथ में बनकर बनाए हुए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है कि डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ोतरी देना, यहाँ पे रिसर्च और नॉलेज को प्रमोट करना, इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से स्टैंडर्ड्स, फाइनेंसिंग और रिकवरी मैकेनिज्म को डेवलप करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। तो इस आर्टिकल में जो भी एनालिसिस हम देख रहे हैं, यूपीएससी के पॉइंट्स के हिसाब से देखें तो प्रीलिम्स में ये पेरिस एग्रीमेंट जो 2015 में शुरू हुआ था, इसके अतिरिक्त भारत के जो एनडीसी टारगेट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इंटरनेशनल सोलर अलायंस का बेसिक्स जैसे कि कोएलिशन फॉर डिजास्टर रिलीफ का भी बैकग्राउंड समझना बहुत मुख्य है। दूसरा आर्टिकल है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के हिसाब से नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे फाइंड्स जंप इन वैक्सीनेशन। इस आर्टिकल को हम जीएस पेपर 2 इश्यूज रिलेटेड टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर और सर्विसेज रिलेटिंग टू हेल्थ, एजुकेशन एंड ह्यूमन रिसोर्स में उपयोग करेंगे। इस आर्टिकल को हम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का फेज 1 जो रिपोर्ट है उसको रिलीज करने के आधार पे आज हम इसे डिस्कस कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में कहा है कि देयर हैज बीन अ कंसिडरेबल इंप्रूवमेंट इन सप्लाई ऑफ वैक्सीन फॉर चाइल्डहुड।
जो शिशुओं को वैक्सीनेशन के हिसाब में भारत ने बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट किया है, इस रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी गई है। यह आर्टिकल को डिस्कस करते समय हमें बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के बारे में जानें। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे एक लार्ज स्केल मल्टी राउंड सर्वे है जो हाउस होल्ड लेवल पे होता है। 1992-93 में पहली बार नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे किया गया था और उसके अतिरिक्त 3 और सर्वे किए गए हैं। इस सर्वे के अंदर नेशनल इन्फॉर्मेशन और स्टेट इन्फॉर्मेशन, फर्टिलिटी, इन्फेंट मॉर्टेलिटी, फैमिली प्लानिंग, मैटरनल एंड हेल्थ इश्यूज, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में जानकारी पाई जाती है। ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जब भी किया जाता है तो 2 स्पेसिफिक गोल रहते हैं। एक कि हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के विषय में जो भी डेटा है, एसेंशियल डेटा, उसे मिनिस्ट्री को प्रावधान किया जाए ताकि फैमिली पॉलिसीज या प्रोग्राम पर्पसेस के लिए उसे यूज़ कर सकें। दूसरा, जो भी इमर्जिंग हेल्थ और फैमिली इश्यूज हैं वो भी सरकार को पता चले ताकि सरकार उसके बारे में अच्छी काम या उसके बारे में सोचना शुरू करे। तो इस आर्टिकल में 2 फैक्ट्स बताए गए हैं कि आंध्र प्रदेश में 12 से 23 साल के बच्चों को वैक्सीनेशन की बढ़ोतरी हुई है, मतलब 65% से 73% हुआ है, और डायरिया के केसेस बच्चों में बहुत ज़्यादा देखे जा रहे हैं। जो पहले 6.6% था वो अभी 7.2% है। वेस्ट बंगाल में इंस्टीट्यूशनल बर्थ, जो अस्पताल में बच्चे बर्थ लेते हैं उन्हें हम इंस्टीट्यूशनल बर्थ कहते हैं, तो वेस्ट बंगाल में इंस्टीट्यूशनल बर्थ की संख्या ज़्यादा हुई है, 75 to 91%। गुजरात में अनेमिया चिल्ड्रन की संख्या भी, प्रपोर्शन भी बढ़ी हुई है, मतलब 62.6% से 79.7%। भारत के हेल्थ इंडिकेटर्स को अगर ओवरऑल देखा जाए तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के 4 के हिसाब से इम्प्रूवमेंट्स देखे जा रहे हैं 5 में। यहाँ पे और एक टर्म का बात किया गया है कि फर्टिलिटी रेट। फर्टिलिटी की रेट क्या है? प्रति 1000 वुमन को जितने लाइव बर्थ हो रहे हैं इन ए ईयर, एक साल में, उसे हम फर्टिलिटी रेट कहते हैं। यहाँ पे प्रपोर्शन ऑफ वुमन लिया जा रहा है, ना कि बर्थ रेट को, क्योंकि यहाँ पे फर्टिलिटी रेट को जानने के लिए प्रति 1000 वुमेन्स में जितने लाइव बर्थ हो रहे हैं उसे हम कैलकुलेट करके फर्टिलिटी रेट कैलकुलेट करते हैं। फॉर ए सक्सेसफुल कंट्री 1.8 जो होता है वो रिप्लेसमेंट रेट होता है और ये फर्टिलिटी रेट हमारा टारगेट है। आज भारत का फर्टिलिटी रेट 2.2 है और इस आर्टिकल पे, मतलब इसे याद रखना, फ्यूचर में एक आर्टिकल डिस्कस करेंगे जहाँ पे ये विषय हमें इम्पॉर्टेंट होगा। और इसी आर्टिकल में कहा गया है कि वुमेन एम्पावरमेंट के इंडिकेटर्स में भी भारत ने कंसिडरेबल प्रोग्रेस किया हुआ है। यहाँ पे जो भी विषय हमने सीखा है, जैसे कि जीएस पेपर 2 में हेल्थ इश्यूज के संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। मेंस में या एथिक्स में जब भी कोई भी हेल्थ के विषय को बात कर रहे हैं तो कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई सर्वे रिपोर्ट को अगर आधार पे बताया जाता है तो वो बहुत वेटेज मिलता है। अगला आर्टिकल, नॉट इन फेवर ऑफ इम्पोजिंग फैमिली प्लानिंग गवर्नमेंट टेल्स सुप्रीम कोर्ट। आज ये आर्टिकल हम लोग सुप्रीम कोर्ट में किए गए एक पिटीशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाला गया था कि देश में पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ को लाने की ज़रूरत है। ऐसी एक लॉ होने से जो भी भारत में आज हेल्दी इंडिया, लिटरेट इंडिया, प्रॉस्परस इंडिया, रिसोर्सफुल इंडिया, स्ट्रेंथ इंडिया, सिक्योर्ड इंडिया, क्लीन इंडिया, करप्शन एंड क्राइम फ्री इंडिया का सपना है, वो साकार नहीं हो रहा है क्योंकि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ज़्यादा है। तो इस पिटीशन के आधार पे गवर्नमेंट ने उत्तर दिया है कि भारत में आज जो पॉपुलेशन है उसमें 2001 से 2011 तक अगर देखा जाए तो शार्प डिक्लाइन देखा जा रहा है। और फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम भारत में वॉलंटरी प्रोग्राम है जिसे किसी भी हिसाब से कंपलसरी नहीं किया जा सकता, क्योंकि भारत प्रोग्राम ऑफ एक्शन ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एंड पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट 1994 का सिग्नेटरी है। इस सिग्नेटरी मतलब इस प्रोग्राम के अंदर जो भी सिग्नेटरीज है वो लोग पॉपुलेशन या फैमिली प्लानिंग के हिसाब से विषय में फोर्सफुल कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और वैसे भी देश में जो भी टोटल फर्टिलिटी रेट है, जो प्रीवियस आर्टिकल में डिस्कस किए थे, आज
प्रेजेंट फर्टिलिटी रेट भारत का 2.2 है और इसमें हम लोग डिक्लाइन देख रहे हैं और भीतर कुछ सालों में भारत 1.8 टारगेट को रीच करने की आकांक्षा भी देखी जा रही है। और भारत में जैसे भी पॉपुलेशन कंट्रोल और कंट्रासेप्टिव यूसेज ज़्यादा होने के कारण लोग अपने आप सेल्फ अवेयर हुए हैं कि एवरी कपल मतलब हर कपल जो भी शादीशुदा है वो 2 बच्चों से ज़्यादा ना रखें। तो इस आधार पे ऐसे कहा है कि सरकार ने अभी देश में कोई भी पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ की ज़रूरत नहीं है। इस पिटीशन के आधार पे मतलब कोर्ट के आधार पे सरकार ने ये उत्तर दिया हुआ है। तो यहाँ पे बहुत मुख्य यूपीएससी में एग्जाम के लिए जानने की आवश्यकता है प्रोग्राम ऑफ एक्शन ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट 1994। अगर ये कॉन्फ्रेंस के बारे में बात करें तो 1994 में इजिप्ट के कैरो राष्ट्र में ये कॉन्फ्रेंस हुआ था। यहाँ पे भी मल्टी स्टेक होल्डर्स, यूनाइटेड नेशन एजेंसी हो गया, बहुत सारे राष्ट्र हो गए और पब्लिक सेक्टर बैंक्स सभी मिलके इस कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया गया था। इस कॉन्फ्रेंस का जो रिजल्ट आया था वो यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड के लिए एक गाइडलाइन बन चुका। इस कॉन्फ्रेंस के भीतर वुमेन एम्पावरमेंट, मैटरनिटी इश्यूज, चाइल्ड इश्यूज, उसके अतिरिक्त पॉपुलेशन इश्यूज को भी इंक्लूड किया गया था। तो भारत इस कॉन्फ्रेंस का सिग्नेटरी होने के नाते फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स को देश में कंपलसरी नहीं किया जा सकता, इस आर्टिकल में समझने की बात है। अगला आर्टिकल है वेस्टर्न सहारा ऑन एड्ज आफ्टर इजराइल मोरक्को डील। अगर आप लोग पीछे के एक वीक के हिंदू एनालिसिस को देखे हुए हैं तो मोरक्को ने इजराइल के साथ दिसंबर 10 तारीख को डिप्लोमेटिक टाइज को एस्टैब्लिश किया हुआ है। और इस एस्टैब्लिशमेंट का रीज़न क्या था वो हम लोग उसी आर्टिकल में मतलब पीछे के आर्टिकल में देखे थे। तो आज हम लोग वेस्टर्न सहारा रीजन का इम्पोर्टेंस क्या है मोरक्को और इजराइल के डिप्लोमेटिक रिलेशंस को रिकग्निशन मिलने के बाद, इस आर्टिकल को जो भी एनालिसिस हम देख रहे हैं ये हमें जीएस पेपर 2 इफेक्ट्स ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट एंड इंडियाज डायस्पोरा में बहुत मुख्य है। पहले 2020 में मोरक्को एक चौथा राष्ट्र है, इजराइल, बहरीन, सूडान, यूएई के बाद चौथा अरब राष्ट्र है जिसने इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक टाइज को एस्टैब्लिश हुआ है। मोरक्को के इस डिसीजन की वजह से यूएस ने वेस्टर्न सहारा रीजन में जो मोरक्को ने दावा किया था मतलब डिस्प्यूटेड टेरिटरी के ऊपर उसे रिकग्निशन दिया है। तो मोरक्को ने इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक टाइज एस्टैब्लिश करने के कारण जो भी इंटरनेशनली और इकोनॉमिक प्रेशर और डिप्लोमेटिक प्रेशर मोरक्को बनाना चाहता था वेस्टर्न सहारा रीजन में अपना क्लेम जताने के लिए, उसको इंटरनेशनल रिकग्निशन मिलने की वो एक सफलता मिली है मोरक्को को इस डिसीजन की वजह से। वैसे कि इस आर्टिकल में हमें पहले ये जानना है कि वेस्टर्न सहारा रीजन में आखिर डिस्प्यूट था क्या। अगर वेस्टर्न सहारा रीजन को देखा जाए तो वेस्टर्न सहारा रीजन एक तरफ अटलांटिक ओशन से भरा हुआ है और तीनों तरफ मोरक्को, अल्जीरिया और मॉरिटेनिया ये बॉर्डर कंट्रीज है। मैप बेस्ड में प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं विच आर ऑल द कंट्रीज आर सराउंडिंग वेस्टर्न सहारा, मोरक्को, अल्जीरिया और मॉरिटेना। ये वेस्टर्न सहारा रीजन पहले स्पेनिश टेरिटरी हुआ था और 1970s के टाइम में इंटरनेशनली और लोकली प्रेशर बनता गया स्पेनिश कॉलोनी के ऊपर कि इस जगह को खाली किया जाए। और उस समय ये टेरिटरी सहरवी ट्राइब के अंदर था, मतलब यहाँ पे बहुत सारे सहरवी ट्राइब्स बसे हुए रहते थे। जैसे कि प्रेशर स्पेनिश कॉलोनी पे बनता गया, अल्जीरिया और लीबिया राष्ट्रों ने इस सहरवी ट्राइब को सपोर्ट दिया एक इंसर्जेंसी ग्रुप बनाने के लिए कि स्पेनिश कॉलोनी के विरुद्ध वो गोरिल्ला वॉरफेयर करें। 1975 में एक मैड्रिड अकॉर्ड साइन किया गया मोरक्को, मॉरिटेना और स्पेनिश कंट्री के मतलब स्पेनिश कॉलोनी के बीच में। इस एग्रीमेंट के अतिरिक्त फरवरी 28 मतलब फेब 28 1976 को स्पेन अब इस टेरिटरी को छोड़ के जाने वाला था और इसके जाने के बाद स्पेन के गवर्नर जनरल इस टेरिटरी को एडमिनिस्टर करेंगे और 2 डेप्यूटी गवर्नर्स मोरक्को और मॉरिटेनियन डेप्यूटी गवर्नर्स उनके साथ मतलब उस गवर्नर जनरल के साथ काम करेंगे।
लेकिन इस समय तक जो इंसर्जेंसी ग्रुप अल्जीरिया और लिबिया के सपोर्ट से बना हुआ था उसे पोलिसेरिया फ्रंट कहा जाता था। पोलिसेरिया फ्रंट और अल्जीरिया ने इस एग्रीमेंट का विरोध व्यक्त किया। उस समय मोरक्को और मोरिटानिया दोनों मिलके वेस्टर्न सहारा रीजन में अपनी ट्रूप्स को घुसाना शुरू कर दिए। उस समय पोलिसेरिया और मोरक्को मोरिटाना के बीच में घर्षण, मतलब दे स्टार्टेड वॉर। उस समय एक गोरिल्ला रेजिस्टेंस को पोलिसेरिया इंसर्जेंसी ग्रुप मोरक्को और मोरिटानिया के विरुद्ध दिखाना शुरू कर दिए। जैसे कि मैड्रिड अकॉर्ड के भीतर डिसाइड किया गया था कि फरवरी 28, 1976 को स्पेन उस एरिया को छोड़ देगा, लेकिन फरवरी 27, 1976 को स्पेन के ये पोलिसेरिया फ्रंट ने SADR रीजन को डिक्लेयर किया। ये जो लाइन हम लोग देख रहे हैं इसे हम SADR पोलिसेरिया कंट्रोल्ड रीजन कहते हैं। इस रीजन को अफ्रीकन यूनियन और कुछ अफ्रीकन कंट्रीज भी रिकॉग्नाइज दिए हुए हैं। इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के भीतर 1974 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को कहा कि वेस्टर्न एरिया, मतलब वेस्टर्न सहारा में जो मोरक्को और मोरिटानिया अपना दावा कर रहे हैं, ऐतिहासिक रूप में वहाँ पे सच में उनका कुछ रिलेशन है या नहीं, उसको रिसर्च करने के लिए कहा। जब यह रिसर्च किया गया तो पाया गया कि इन दोनों राष्ट्रों का कोई भी टेरिटोरियल सोवरेनिटी इनके साथ नाता नहीं है। तब और उसी समय कहा गया कि कुछ ट्राइब्स जो वहाँ रहते थे वो मोरक्कन सुल्तान के लॉयल थे। उसके बाद यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने रेजोल्यूशन 1541 को लॉन्च किया। इसके अतिरिक्त जो भी कॉलोनी डीकॉलोनाइज हो रहा है वो सेल्फ डिटरमाइंड प्रिंसिपल पे आगे बढ़ेगा। इसी वर्डिक्ट के कुछ दिनों बाद किंग हसन II, जो मोरक्को के राजा थे, उन्होंने पोलिसेरिया के साथ वॉर शुरू कर दिया। इस समय पोलिसेरिया, मोरक्को और मोरिटानिया के बीच 3-वे फाइट, तीनों के बीच में फाइट शुरू हुआ जो कम से कम 4 साल तक चला। इस 4 साल की फाइट में कम से कम 2 लाख सहरवी ट्राइब्स जो थे वो लोग अल्जीरिया को माइग्रेट हुए और वहाँ के रेफ्यूजी कैंप में बसने लगे। इस वॉर के कुछ दिनों बाद मॉरिटानिया जो है वो पीस एग्रीमेंट करके इस वॉर से बाहर चला गया, लेकिन मोरक्को अपनी जिद पे अड़ा रहा और वॉर को कंटिन्यू करते गया। इसी हिसाब से 1991 में एक पीस एग्रीमेंट को, मतलब एक सीज फायर एग्रीमेंट को साइन किया गया, जिसके हिसाब से एक इंडिपेंडेंट रेफरेंडम यहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा। जो लोग चाहेंगे उसके हिसाब से इस रीजन का दावा उन्हें दिया जाएगा। ये अभी तक पेंडिंग ही है। आज मोरक्को ने इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस बना लिए तो यूएस ने इंटरनेशनली इस रीजन को मोरक्को का हिस्सा बता दिया, तो इस रीजन में फिर से कॉन्फ्लिक्ट शुरू होने के संभावनाएं ज़्यादा देखे जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मट में ओनली रशिया एक ऐसा राष्ट्र है जिसने यूएस की इस पोजीशन को अपोज किया है और कहा है कि इट्स ए क्लियर वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो इस वीक में जो भी इजराइल के साथ 4 अरब राष्ट्रों ने इस बार डिप्लोमेटिक रिलेशंस को एस्टैब्लिश किया है, जैसे कि मोरक्को हो गया, बहरीन हो गया, सूडान हो गया, यूएई हो गया, ये हमारे लिए प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रीलिम्स मेंस क्वेश्चंस, मतलब मैप बेस्ड क्वेश्चंस में बहुत ही संभावना है कि क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। मेंस में वैसे कि हिस्ट्री ऑफ दिस वेस्टर्न सहारा रीजन कैसे डिस्प्यूटेड एरिया में है और फर्दर कॉम्प्लिकेशंस जो भी है वो हम लोग न्यूज़ के हिसाब से अपडेट करते जाएंगे। अगला आर्टिकल है, कैन वैक्सीन विथ इमरजेंसी यूज अप्रूवल बी यूज्ड एट द पॉपुलेशन लेवल। इस आर्टिकल को हम Pfizer mRNA वैक्सीन, जिसे इमरजेंसी यूज अप्रूवल यूके, बहरीन, कनाडा, मेक्सिको और यूएस से मिला है, उसी कंपनी ने भारत में भी इमरजेंसी यूज अप्रूवल के लिए एप्लीकेशन दिया था। जैसे कि पिछले वीक के हिंदू एनालिसिस में हमने देखा है कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इस Pfizer वैक्सीन इमरजेंसी अप्रूवल को नकार दिया है सेफ्टी और एफिकेसी डेटा के इनकम्प्लीट या पार्टली होने के कारण। पूरे डेटा नहीं है, जैसे कि अभी वो पार्ट 3
मतलब फेज 3 के ट्रायल्स में अभी अड़े हुए हैं, मतलब वहाँ पे स्ट्रक हुए हुए हैं। जब तक सेफ्टी और एफिशिएंसी की पूरी डेटा नहीं मिलती, भारत में इमरजेंसी यूज़ अप्रूवल को मिलने की शंकाएं बहुत है। जैसे कि इस डेटा और सेफ्टी एफिकेसी के मात्राओं की जानकारी मिल सके, भारत में इस वैक्सीन को आने के लिए कम से कम और 1 साल लगने की संभावना देखी जा रही है। और इस आर्टिकल में कहा गया है कि भारत ने जो भी कोविड-19 के हाई रिस्क ग्रुप्स हैं उन्हें 4 भागों में डिवाइड किया है। पहले हेल्थ वर्कर्स, दूसरे फ्रंटलाइन वर्कर्स, तीसरे जो 50 साल के ऊपर के एज्ड हैं, चौथे जो 50 साल के नीचे हैं लेकिन उन्हें कुछ कोमॉर्बिडिटीज़ है या शुगर हो गया, डायबिटीज़ हो गया, ऐसे। तो इन लोगों को पहले वैक्सीन दिया जाएगा जब भी इमरजेंसी अप्रूवल होगा वैक्सीन का, या फिर वैक्सीन देश में आएगा। इसी मात्र में या ऐसे ही जैसे भारत ने ग्रुप्स किए हैं प्रायोरिटी ग्रुप्स, वैसे ही देश में मतलब वर्ल्ड में दूसरे राष्ट्र भी ऐसे ही प्रायोरिटी ग्रुप्स बनाए रखे हैं। और एक प्रश्न यहाँ पूछा गया है कि इमरजेंसी यूज अप्रूवल मिलने के बाद भी क्या इस वैक्सीन को पॉपुलेशन लेवल पे उपयोग किया जा सकता है। यहाँ पे मेडिकल एक्सपर्ट्सों ने बहुत क्लियरली बताया है कि कोई भी वैक्सीन फुल अप्रूवल मिलने तक यूनिवर्सल वैक्सीनाइजेशन करना नामुमकिन है। अगर मास वैक्सीनेशन सिर्फ पार्शियल डेटा के आधार पे किया जाता है तो वो अनैतिक या अनएथिकल माना जाता है। एविडेंस बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन मास वैक्सीनेशन के लिए बहुत मुख्य है और मास वैक्सीनेशन के लिए इमरजेंसी यूज अप्रूवल को यूज नहीं किया जा सकता। तो जब तक इमरजेंसी यूज अप्रूवल हो रहा है तब भी देश में वैक्सीन को मास वैक्सीनेशन के लिए नहीं किया जा सकता। मेडिकल एक्सपर्ट्सों ने अपनी इंफॉर्मेशन यहाँ रखी हुई है। तो यहाँ पे दिया गया हुआ विषय इमरजेंसी यूज अप्रूवल होने के बाद भी देश में वैक्सीनेशन की और दौर जो है आगे बढ़ने वाली है, वो हमें यहाँ जानने की ज़रूरत है। अगला आर्टिकल एक एथिक्स बेस्ड आर्टिकल है, हाउ टू यूज कैमरा ट्रैप्स मोर एथिकली इन वाइल्ड लाइफ रिसर्च। इस आर्टिकल में जो भी एनालिसिस हम देखने वाले हैं वो जीएस पेपर 3 एनवायरनमेंट में बहुत मुख्य है। इस आर्टिकल में एक बात कही है जो बहुत महत्वपूर्ण है, बायोडाइवर्सिटी को बचाना इम्पॉर्टेंट है लेकिन कैसे बचा रहे हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे एक स्टडी जो है स्नो लेपर्ड्स को स्टडी करने के लिए कैमरा ट्रैपिंग टेक्निक को यूज़ किया जाता है। जैसे शेरों में की सेंसस में भी आपने इस टेक्निक के बारे में जाना होगा कि कैमरास जगह जगह लगाए जाते हैं और जब भी शेर या स्नो लेपर्ड वहाँ से गुजर रहा है तो उसकी पिक्चर लेके उसकी स्ट्राइप्स को स्टडी करके उसकी सर्वे की जाती है। वैसे ही कैमरा ट्रैक टेक्निक जो मंगोलिया, इंडिया, चाइना, किर्गिज रिपब्लिक में स्नो लेपर्ड्स के लिए उपयोग किया जा रहा है, इस कैमरा टेक्निक में सिर्फ स्नो लेपर्ड्स ही नहीं, वहाँ के लोकलाइट्स मतलब जो भी जंगल में रह रहे हैं वहाँ के लोकलाइट्स, वहाँ के ट्राइब्स, वहाँ पे पोचिंग करने के लिए या इलीगल एक्टिविटी के लिए जो लोग घुसे आए हुए हैं उनकी इमेज भी पकड़ के सरकार उनके विरुद्ध इलीगल एक्टिविटीज़ के अंदर एक्शन ले रहा है। लेकिन जो ये कैमरा यूज़ किया जा रहा है कि कैमरा लगाए हुए हैं उसकी माहिती सभी लोगों को दी जा रही है या नहीं, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। तो इस आर्टिकल में यही कहा जा रहा है कि बायोडाइवर्सिटी बचाने के लिए वहाँ का लोकल कम्युनिटी, वहाँ के लोकल पॉपुलेशन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है कि बायोडाइवर्सिटी को आगे बढ़ा जाए। लेकिन कैमरा टेक्निक को किसी के इंफॉर्मेशन के बिना लगाया जाए और जब वो गलती करें तब उन्हें पकड़ेंगे तो सरकार और लोगों के बीच में जो कोऑपरेशन बनने की ज़रूरत है वो कभी नहीं बनेगी। जैसे एटीएम में आपने देखा होगा कि यू आर अंडर सर्वेलेंस कह के सीसीटीवी का इमेज दिया जाता है, तब कोई भी व्यक्ति गलती करने से पहले 2 बार सोचता है कि मैं अगर गलती करूंगा तो पकड़ा जाऊंगा। वैसे जंगल में कैमरा टेक्निक्स जो भी ट्रैप टेक्निक्स लगाए जा रहे हैं वहाँ पे भी लोगों को पहले ही इंफॉर्मेशन देना है कि कैमरा लगे हुए हैं, कोई भी इलीगल एक्टिविटी या मूवमेंट होगा उसके अतिरिक्त सरकार कोई एक्शन लेने को सिद्ध रहेगा। तो ऐसे कैमरा ट्रैप्स जो भी सर्वे में यूज़ किए जा रहे हैं वहाँ के लोकल लोगों को इस विषय को बताना बहुत मुख्यपूर्ण है इस आर्टिकल में दिया गया हुआ विषय।
अगला आर्टिकल, ए प्लेटफॉर्म डेवलप्ड फॉर डायग्नोसिंग ट्यूबरकुलोसिस फ्रॉम यूरिन सैंपल्स। इस आर्टिकल को हम आईआईटी मद्रास के छात्रों ने एक नया डायग्नोस्टिक्स टेक्निक डेवलप किया है, जहां पे यूरिन के सैंपल्स के आधार पे टीबी को डिटेक्ट किया जा सकता है। हम सबको पता है टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम के बैक्टीरिया से होता है, और टीबी डिटेक्ट करने के लिए आज हम लोग स्पूटम और बायोप्सी टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। लेकिन इन दोनों टेक्निक में दो डिसएडवांटेज हैं। एक, समय ज़्यादा लगता है। दो, ये थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि स्पूटम अंदर से लेना पड़ता है। लेकिन आज के इस टेक्निक में यूरिन कैसे यूज़ किया जा सकता है उसके बारे में हम जानेंगे। यहाँ पे जो भी विषय हम पढ़ रहे हैं वो हमें जीएस पेपर 3 रीसेंट डेवलपमेंट्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड देयर एप्लीकेशंस एंड इफेक्ट्स इन एवरीडे लाइफ में बहुत उपयोगकारी है। ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो कॉजेटिव एजेंट है, इसके सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में ग्लाइकोलिपिड लैम्प को पाया जाता है। ये ग्लाइकोलिपिड लैम्प जब भी इंसान के अंदर इन्फेक्ट होता है तो इंसान के शरीर के खून में भी वो मिल जाता है। खून में मिलने से यूरिन में उसकी अंश बायोमार्कर्स हमें पा सकते हैं। उस बायोमार्कर के आधार पे हम लोग टीबी को कंफर्म कर सकते हैं। तो इस एक स्टडी को आईआईटी मद्रास ने जो कंडक्ट किया है, ये एक नया टेक्नोलॉजी टीबी को इजीली डिटेक्ट करने के लिए आगे के दिनों में देखने को मिल सकता है। अभी जैसे कि टेक्नोलॉजी अभी बना है तो क्लिनिकल ट्रायल्स अप्रूवल के लिए और थोड़ा समय लगेगा। अगला आर्टिकल है हाउ एपिजेनेटिक्स आल्टर्स इनहेरिटेड मैसेज। इस आर्टिकल को समझने के लिए हमें दो विषयों को समझना है। पहला आर्टिकल की एपिजेनेटिक्स क्या होता है, और इंसान में जो डीएनए बना हुआ है उसके डिवीजन को समझना होगा। पहला, इंसान के शरीर में जो भी सेल या टिश्यू है उसका हर एक कोऑर्डिनेटेड या डिफरेंशिएटेड फंक्शन है। जैसे आँख हो गया या पैर हो गए, नाक हो गई, कान हो गए, ये जो सेल्स और टिश्यूज़ हैं इनके हर एक को डिफरेंशिएटेड फंक्शन असाइन किया हुआ रहता है। ये प्रोटीन के हिसाब से, इसमें जो प्रोटीन होता है वो प्रोटीन इन सेल्स और टिश्यू के फंक्शन को डिफाइन करता है। ये प्रोटीन्स जो मिलके इनका एनकोडेड वर्जन होता है जीन। जीन का एनकोडेड वर्जन होता है जीनोम या डीएनए सेल। तो जैसे कि इंसान के शरीर में कोई भी सेल या टिश्यू के अंदर जो प्रोटीन होता है वो प्रोटीन उस टिश्यू या सेल की फंक्शन को डिफाइन करते हैं। उस प्रोटीन का अगर एनकोड हो रहा है तो वो जीन होता है, और जीन का एनकोड हो रहा है तो डीएनए होता है। तो इस आर्टिकल में महत्वपूर्ण एक स्टडी में बताया गया है कि इंसान की आँखों में जो एज होते हुए कुछ द्वंद्व या डिस्टर्बेंस मिलता है, मतलब आँखों की विजन कम होती जाती है। अगर इस जीन जो बायोकेमिकल चेंजेस की वजह से बदलाव हो रहा है उसे अगर सही किया जाए तो इंसान अपनी दृष्टि को वापस पा सकता है। हम सबको पता है कि इंसान एज होते हुए अपनी दृष्टि में थोड़ी कमी होने लगती है। इस कमी के दो कारण हो सकते हैं। एक जेनेटिक कारण जो जेनेटिक डिसऑर्डर के नाम से जाना जाता है, एक बायोकेमिकल डिसऑर्डर या एपिजेनेटिक नॉइस कहते हैं। अगर इंसान को शरीर में केमिकल चेंजेस की वजह से इस जीन का जो काम है उसमें अगर द्वंद्वता या डिस्टर्बेंस आती है और विजन उसकी वजह से कम होती है तो उसे हम एपिजेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं। तो एपिजेनेटिक डिसऑर्डर मतलब केमिकल बिहेवियर अथवा केमिकल चेंज इन ह्यूमन बॉडी ड्यू टू डिस्टर्बेंस अथवा प्रेशर, डिप्रेशन, कोई भी कारण से केमिकल चेंज जो इंसान के बॉडी में होता है उस चेंज की वजह से अगर जीन अपना काम करना छोड़ देता है तो उसे हम एपिजेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं। उदाहरण के लिए हम और एक यहाँ देख सकते हैं, हमें पता है कि बॉडी में इंसुलिन जनरेट होता है, और इंसुलिन जनरेट करने वाले जो सेल्स होते हैं वो पूरे बॉडी में हर जगह होते हैं, लेकिन सिर्फ पैनक्रियास में ये इंसुलिन जनरेटिंग सेल्स जो हैं वो एक्टिव होते हैं, बाकी सब जगह वो ऑफ होते हैं। तो उसी वजह से सिर्फ पैनक्रियास में ही इंसुलिन मिला जाता है, मतलब इंसुलिन जनरेट होता है। और एक उदाहरण देखा जाए तो बॉडी में ट्यूमर सप्रेसेंट सेल्स रहते हैं। ये ट्यूमर सप्रेसेंट सेल्स बॉडी में ट्यूमर्स ना बने, मतलब
वो जो सेल होता है या मसल होता है वो डेवलप ना हो, उसे दबाए रखता है। वंस ये ट्यूमर सप्रेसेंट सेल अगर काम करना छोड़ दे, तभी मनुष्य में कैंसर जैसी रोग को देखा जाता है। तो यहाँ पे आर्टिकल में लेखक ये कह रहे हैं इस विषय के अतिरिक्त कि अगर आँखों में कोई भी कमी देखी जा रही है दृष्टि में, वो एक जीन की वजह से हुआ होगा। अगर ये जीन में जो बदलाव एपिजेनेटिक डिसऑर्डर के वजह से आ रहा है, एपिजेनेटिक मतलब केमिकल चेंजेस, इंसान के बॉडी में अगर केमिकल चेंजेस की वजह से जीन अपना काम करना छोड़ दे, तो अगर इस जीन को सही किया जाए तो इंसान अपनी दृष्टि को, विजन को फिर से पा सकता है। ये एक साइंटिफिक स्टडी में हमें जानना ज़रूरी है। तो इस आर्टिकल में यूपीएससी एग्ज़ाम के अतिरिक्त बहुत इम्पॉर्टेंट ये है कि एपिजेनेटिक विजन क्या होता है या एपिजेनेटिक्स मतलब क्या होता है, और दूसरा डीएनए क्या होता है, जीन क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है, सेल्स और टिश्यूज़ क्या होते हैं, वो सब कैसे इंटरलिंक्ड है। तो ये आज का द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस हो गया। फिर नए एडिशन में मिलेंगे कल सुबह। तब तक आप सब लोग अपनी हेल्थ को अच्छी तरह से देखें, अच्छी तरह से पढ़ाई करें। ये मेरा पहला हिंदू न्यूज़ आर्टिकल था। अगर आपको इसमें कुछ भी सुझाव देने हैं तो प्लीज़ कमेंट करें। उस सुझाव को पॉजिटिवली लेके हम इस सेशन को और इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल बनाने का प्रयत्न करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय हिंद। So that was about eye. Apart from that, let us see what are the cells, tissues and all. So as we all know, cells and tissues control our body action. And the cells and tissues are made up of thousands of proteins which regulate the cellular function. These proteins are in turn encoded by their respective genes which form a genome or cellular DNA. Any minor changes in this inherited DNA or gene will have mutation and can result in altered protein synthesis or protein function, which will have again disorder with respect to cells and tissues. There we know that the changes in the body can happen due to the alteration in the DNA, or it can also happen due to biochemical changes. The biochemical changes can be synthesized in the body due to stress or due to pressure or due to various reasons. The changes in the body which are leading to the change in the protein synthesis and affecting the cell and tissue function is called epigenetics. So I hope you are now clear with the concept of epigenetics. So let us see another example. Like if we all know that insulin cells are present all over body, but insulin is not generated in any part of the body except pancreas. In other part of the body, the insulin generating genes are actually off, that is suppressed. That is why the gene which is active only in pancreas will come up with proteins. So this helps us in understanding how this gene, DNA, protein and biochemical reactions are actually interlinked together. In the other way, if you can see the tumor cells. What are tumor cells? Tumor cells are the one which suppresses, or there are tumor suppressant cells which actually stop the development of this tumor cell. Once the tumor suppressant cell become weak, or if it does not function, then tumor starts getting developed. So here in this paper, the author is trying to say that biochemical changes that dictate the expressivity of gene in a particular cell, which are also called epigenetics, can be understood and used to solve the problem of vision which are seen or which are happening, that vision is being lost due to this epigenetics. So the author is confident enough that due to the changes of epigenetics which are happening in the vision, it can be restored if the gene which has suffered from the change of biochemical reaction can solve the problem. So this article is entirely speaking about the epigenetic, or the vision which is lost due to epigenetics can be restored once the gene is made right.
This is all about today's Hindu news article. We will come back with new edition tomorrow morning. Till then, take care of your health, study well. All the best. Jai Hind.